फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 33 बीएनएसएस सेक्शन 446 सीआरपीसी सेक्शन 406। तो इस चैप्टर के जो दो सेक्शंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अदरवाइज़ तो क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनते। तो मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति और हाई कोर्ट की शक्ति, ये दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रतीत करवाया जाता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए, ठीक है, न्याय के उद्देश्य के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। इस धारा के अधीन कोई आदेश किया जाए तब वो यह निर्देश देगा कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता रखने वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित की जाए। जब उसे किसी सुप्रीम कोर्ट को न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा प्रतीत करवाया जाता है कि कोई आदेश जो है, कोई विशिष्ट मामला या कोई अपील है, जिसे एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में और एक हाई कोर्ट के ये क्रिमिनल कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट के क्रिमिनल कोर्ट में, चाहे वो इक्वल हो या सुपीरियर हो, उसमें अंतरित कराया जाएगा। दूसरा है ऐसा काम, ये जो आदेश है ये सुप्रीम कोर्ट कब देगा? जब भारत के न्यायवादी के द्वारा, महान्यायवादी के द्वारा, ठीक है, या फिर अटॉर्नी जनरल के द्वारा, या उसमें जो हितबद्ध पक्षकार है उसके आवेदन पर ही ऐसा कार्य करेगा। और ऐसा जो प्रत्येक आवेदन है वो समावेदन के द्वारा किया जाएगा। और उस दिशा के सिवाय जबकि भारत का महान्यायवादी या राज्य का अधिवक्ता है तो वो शपथ पत्र या प्रतिज्ञान के द्वारा समर्थित होगा। उस दिशा के सिवाय जहाँ की आवेदक भारत का महान्यायवादी और राज्य का अधिवक्ता है तो अपना शपथ पत्र और प्रतिज्ञान के द्वारा ही ऐसा समावेदन दिया जाएगा। हितबद्ध पक्षकार देगा, इनके मामले में देने के लिए आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्लोज 3 इसका क्या कह रहा है? क्लोज 3 इसका कह रहा है कि जहाँ कहीं इस धारा के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन है वो खारिज कर दिया गया है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट की ये राय है कि ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह उस आवेदक को उतनी राशि जितनी की उस परिस्थितियों में वह ठीक समझे प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को देने के लिए कहेगा जिसने ऐसे आवेदन का विरोध किया गया जो आवेदन था वो तुच्छ और तंग करने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो विरोधी पक्षकार है जिसने ऐसे आवेदन का विरोध किया था उसे, जिस पक्षकार ने आवेदन किया है उससे राशि दिलवाएगा प्रतिकर के तौर पर। सेक्शन 447 बीएनएसएस 407 सीआरपीसी मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो यही चीज़ है कि जब कभी उच्च न्यायालय को ऐसा प्रतीत कराया जाता है सुप्रीम कोर्ट को केवल न्याय के उद्देश्य के आधार पर, और इसमें इसके 3 कैटेगरी बताई गई है। इन्हीं कैटेगरीज पर क्वेश्चन बनते हैं कि जहाँ की अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में रिजू और पक्षपात रहित दंड या विचारण नहीं हो पाया गया है, ठीक है, फेयर और इम्पार्शल इंक्वायरी और ट्रायल जहाँ किसी मामले में नहीं हो पाई है, या दूसरा है कि किसी असाधारण कठोर विधि के प्रश्न के उठने की संभावना है, या ऐसा लगता है कि मामला ऐसा है जिसमें कि कोई क्वेश्चंस ऑफ लॉ बनेगा जो अनयूजुअल डिफ़िकल्टी क्रिएट करने वाला होगा। तीसरा है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश इस संहिता के किसी उपबंध के द्वारा अपेक्षित है, कोई आदेश दिया जाना चाहिए, या पक्षकारों और साक्षियों के लिए जो सुविधा पत्र होगा या जो न्याय के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, ऐसा कोई आदेश दिया जाना चाहिए, तब वह आदेश दे सकेगा। कौन दे सकेगा? हाई कोर्ट। क्या आदेश देगा? किसी अपराध की जांच या विचारण किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जाए जो सेक्शन 197 से 205, जिसमें दोनों धाराएं हैं, के अधीन तो अर्हित नहीं है किंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है। तो ऐसे न्यायालय के द्वारा किसी अपराध की जांच या विचारण जो उसे करने के लिए सक्षम है, भले ही वह धारा 197 में से 205 के अधीन अर्हित नहीं हो, किंतु ऐसे जांच विचारण के लिए सक्षम है, तो उस न्यायालय को देगा। कोई विशिष्ट मामला या अपील या मामलों या अपील
के वर्ग उनके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य दंड न्यायालय को मामला अंतरित किया जाए। ठीक है, या तो एक दंड न्यायालय से उसके समान या उसके अधीनस्थ या उसके से अधिक अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को उसके अधीनस्थ समान अधिकारिता या अन्य दंड न्यायालय को अंतरित किया जाए। ये आदेश कौन दे रहा है? हाईकोर्ट दे रहा है। कोई विशिष्ट मामला जो है विचारण के लिए किसे सुपुर्द किया जाए? सेशन को सुपुर्द किया जाए। कोई विशिष्ट मामला या अपील जो है वो स्वयं हाईकोर्ट को अंतरित कर दी जाए जो उसका विचारण करने के लिए उसके समक्ष किया जाए। अगर उसे लगता है कोई मामला उसे ही मंगवाना है तो हाईकोर्ट में मामला मंगवा सकता है। हाईकोर्ट ऐसा जो आदेश है वो कब देगा? तो निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वयं की स्वप्रेरणा से ऐसी कार्रवाई कर सकता है। इसी पर क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। परंतु किसी मामले में एक सेशन खंड के दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने का जो आवेदन है वो हाईकोर्ट से तभी किया जाएगा जबकि अंतरण करने के लिए ऐसा आवेदन सेशन को किया गया था और सेशन ने उसे नामंजूर कर दिया गया है। सेशन ने उसे नामंजूर कर दिया गया है, उसे नामंजूर कर दिया है तो हाईकोर्ट को ऐसा आवेदन किया जाएगा। उपधारा 1 का जो आवेदन है वो समावेदन के द्वारा किया जाएगा और उस दिशा में जबकि आवेदक राज्य का अधिवक्ता है शपथ या प्रतिज्ञान के द्वारा समर्थित होगा। उसमें शपथ पत्र या प्रतिज्ञान देना आवश्यक होगा। क्लोज 4 इसका कह रहा है तो जहाँ राज्य का आवेदक राज्य का महाधिवक्ता है वहाँ तो आवेदन जो है वो समावेदन के द्वारा किया जाएगा, किंतु हितबद्ध पक्षकार के द्वारा किया जा रहा है ना तो शपथ पत्र या प्रतिज्ञान देना आवश्यक होगा। जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है तब उच्च न्यायालय उसे क्या निर्देश देगा कि वह किसी प्रतिकर के संदाय के बारे में जो सेक्शन इसके क्लोज 7 में अधिनिर्णित है उसके लिए बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे। ठीक है, अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो प्रतिकर के संदाय के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र दे। ऐसा आवेदन करने वाला जो अभियुक्त है वो लोक अभियोजक के आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की प्रतिलिपि के सहित देगा जिस पर वह किया गया है। आवेदन के गुणावगुण पर तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि सूचना दिए जाने के बाबत और आवेदन की सुनवाई के बीच में 24 घंटे का समय न बीत गया हो। 24 घंटे की टाइम लिमिटेशन बताई गई है कि किसी भी उस पर सुनवाई कब की जाएगी? जब आवेदन की सुनवाई और आवेदन किया गया उसके बीच में 24 घंटे का समय न बीत गया हो। 24 घंटे के पश्चात की जाएगी। जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय के से कोई मामला या अपील अंतरित करने के लिए है और वहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय हित में आवश्यक है तो वह उसका आदेश दे सकेगा। जब तक कि आवेदन का निपटारा नहीं हो जाए तब तक अधीनस्थ न्यायालय जो है वो अपनी कार्यवाहियों को स्थगित रखे। ठीक है, और ऐसा करके उच्च न्यायालय उनकी कार्यवाहियों पर रोक लगा सकता है। परंतु ऐसी कोई भी रोक जो है वो 346 के अधीन प्रतिप्रेषण की अधीनस्थ न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी। 346 में जो प्रतिप्रेषण की जो शक्तियाँ हैं उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। क्लोज 7 इसका कह रहा है कि जहाँ उपधारा 1 के अधीन आदेश देने के लिए आवेदन खारिज हो गया, ठीक है, और उच्च न्यायालय को लगता है कि ऐसा आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला है तो वह विरोधी पक्षकार को जिसने ऐसे आवेदन का विरोध किया प्रतिकर की राशि देने के लिए उस व्यक्ति को कहेगा जिसने आवेदन किया है। ये अभी हम पढ़ के ही आए हैं। क्लोज 8 है कि जब उच्च न्यायालय किसी न्यायालय के समक्ष किसी मामले का अंतरण अपने समक्ष विचारण के लिए करने का उपधारा 1 के अधीन आदेश देता है तब ऐसे विचारण में उस प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसके मामले का अंतरण न किए जाने की दशा में वह करता। तो मामले का विचारण किस तरीके से किया जाएगा ये प्रक्रिया बताई गई है और 218 के अधीन सरकार की किसी भी आदेश पर प्रभाव डालने वाली इस धारा की कोई भी बात नहीं समझी जाएगी। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा। मेजर क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर बनते हैं। आगे है सेक्शन 448 CRPC 408 मामलों को अंतरित करने की सेशन कोर्ट की शक्ति। तो सेशन कोर्ट को अगर लगता है अब हम इन्हें शॉर्ट में देखेंगे। सेशन कोर्ट को लगता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए किसी विशिष्ट मामले को एक सेशन खंड के दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय में अंतरित किया जाना चाहिए
तो वह ऐसा करेगा। और इसे सेशन इसके लिए आवेदन कौन करेगा? तो निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से सेशन कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। इस पर ही क्वेश्चंस बनते हैं। 447 जो सेक्शन हम पढ़ के आए हैं उसके क्लोज 3, 4, 5, 6, 7, 9 के उपबंध जो हैं वो इसमें यथाशक्य लागू होंगे। और साथ में ही 447 में जहाँ की वो राशि बताई गई है ना कि उसे धनराशि देगा क्लोज 7 में, कि प्रतिकर अगर आवेदन तुच्छ तंग करने वाला है, तो इसमें जो राशि है उसका वर्णन कर दिया कि ऐसी जो राशि है तुच्छ तंग करने वाली 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगी, 10,000 रुपये तक होगी। आगे है सेक्शन 449 CRPC 409, सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। अब सेशन न्यायाधीश क्या करेगा? अपने अधीनस्थ किसी CGM से कोई मामला या अपील वापस ले सकता है जो उसने उसे दिया है, उसके हवाले किया है। अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष अगर कोई मामला विचारण में अपील की सुनवाई के प्रारंभ होने से पूर्व, इसमें स्टेज नहीं बताई गई है, इसमें कभी भी वापस ले सकता है, इसमें सुनवाई प्रारंभ होने से पहले ही वापस लेगा। और किसी भी अपर सेशन न्यायाधीश को कोई मामला भेजा गया है तो उससे वापस ले सकता है। क्लोज 3 कह रहा है कि जहाँ उपधारा 1-2 में मामला और अपील वापस मंगा लेता है, वहाँ वह क्या करेगा? ऐसे मामले को या तो स्वयं अपने न्यायालय में विचारण कर सकता है, या ऐसी अपील को स्वयं सुन सकता है, या उसे अपने विचारण के लिए और सुनवाई के लिए किसी दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकता है। इम्पोर्टेंस नहीं है, बस यही है कि जहाँ उसने मंगवाया है वहाँ वह किसी न्यायालय को दिया है, सौंपा है, वहाँ वह वापस भी मंगवा सकता है। सेक्शन 450 410 CRPC 450 BNSS, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। अब CGM की भी यही पावर है कि CGM भी अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को कोई मामला सौंपता है तो वह उसे वापस ले सकता है, और वापस लेकर के उसका विचारण स्वयं कर सकता है या किसी अन्य मजिस्ट्रेट को उसके लिए निर्देशित कर सकता है। ठीक है। और न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को जो 212 की उपधारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया था, उसने 212 में हम पढ़ के आए हैं, तो ऐसे मामले को वापस मंगा सकता है, उसकी भी जांच या विचारण कर सकता है। ठीक है। ऊपर वाले मामले को भी मंगा सकता है और जो कि किसी जांच विचारण में आए हैं, और इसके अलावा 212 में जो मामले भेजे गए हैं उन्हें भी मंगवा सकता है। 451 CRPC 411, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा मामले का हवाला किया जाना या वापस लिया जाना। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? किसी कार्यवाही को जो उसके समक्ष आरंभ हो चुकी है निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। तो अधीनस्थ कौन होगा? उसके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। और अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस भी ले सकता है जो उसने उसे दिया है, और उसे मंगवाकर, ऐसे मामले को मंगवाकर स्वयं उसका निपटारा कर सकता है या किसी अन्य मजिस्ट्रेट को उसे निर्देशित कर सकता है। सेक्शन 452 CRPC 412, कारणों का अभिलिखित किया जाना। जहाँ की 448 से लेकर 451 के अधीन कोई आदेश सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम नहीं पढ़ के आए कि वो किसी को मामला देकर के वापस मंगवाएगा। तो जहाँ ऐसा कोई दिया गया है वहाँ वह अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हम यही पढ़ के आए कि वो मामला भेजेगा, वापस मंगवाने का कोई प्रोविज़न अभी हमने नहीं देखा है। तो इस तरीके से चैप्टर 33 जो है वो कंप्लीट हुआ।